हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू एट फिजिक्स क्लासेस। हम लोग फ्लोटेशन चेक कर रहे थे और फ्लोटेशन में हम लोग आगे कंटिन्यू करते हुए आज का जो टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं वो हम लोग लेंगे आर्किमेडिस प्रिंसिपल एंड बायोन्सी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लोटेशन का। आर्किमेडिस प्रिंसिपल एंड बायोन्सी की बात करेंगे हम लोग आज। एक्चुअल में आर्किमेडिस प्रिंसिपल और बायोन्सी है क्या, उसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। सपोज कर ले हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी बॉडी को किसी लिक्विड में इमर्स करा रहे हैं। लिक्विड में हम लोग फ्लूइड ले सकते हैं, यानी फ्लूइड में हम लोग किसी बॉडी को क्या कर रहे हैं, इमर्स करा रहे हैं। चाहे उस बॉडी को हम लोग कंप्लीटली इमर्स कराए, चाहे पार्शियली इमर्स कराए, यानी उस बॉडी का चाहे कंप्लीट पार्ट उस लिक्विड के इनसाइड में हो या फिर उस बॉडी का कुछ पार्ट लिक्विड के इनसाइड में हो। तो अगर हम लोग किसी बॉडी को लिक्विड में इनसाइड करेंगे यानी उसको इमर्स करेंगे, तो इमर्स होने के बाद क्या होगा कि उस बॉडी के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, जिस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोन्ट फोर्स या अपथ्रस्ट बोलते हैं। और इस कंप्लीट फेनोमेनन को हम लोग बायोन्सी बोलते हैं। यानी क्लियर है व्हाट इज बायोन्सी। हम लोग करेंगे क्या, किसी लिक्विड को हम लोग किसी बॉडी को हम लोग क्या करें, किसी लिक्विड में इमर्स कर रहे हैं। तो अगर किसी बॉडी को हम लोग किसी लिक्विड में इमर्स करें, चाहे उस बॉडी का कंप्लीट पार्ट लिक्विड के इनसाइड में इमर्स कर दे या फिर उस बॉडी का कुछ पार्ट हम लोग लिक्विड के इनसाइड में इमर्स करें, इमर्स करने के बाद होगा क्या कि उस बॉडी के ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जिस फोर्स को हम लोग अपथ्रस्ट या बायोन्ट फोर्स बोलते हैं। और इस कंप्लीट फेनोमेनन को बायोन्सी बोला जाता है। तो बायोन्सी और अपथ्रस्ट का कंडीशन हमने देख लिया कि बायोन्सी और अपथ्रस्ट का कंडीशन क्या है। और बायोन्सी और अपथ्रस्ट का जो कंडीशन है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर बायोन्ट फोर्स कब लगेगा, चाहे वो ऑब्जेक्ट सिंक करे चाहे फ्लोट करे। यानी अगर वो ऑब्जेक्ट सिंक है तो भी उसके ऊपर बायोन्ट फोर्स लग रहा है, और चाहे ऑब्जेक्ट वो फ्लोट कर रहा है तो भी उसके ऊपर बायोन्ट फोर्स लग रहा है। बायोन्ट फोर्स के कंडीशंस क्या होंगे, यानी बायोन्ट फोर्स जो है उस ऑब्जेक्ट का या तो सेल्फ उसका फोर्स है या फिर क्या हम लोग अलग से कोई फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करें। तो हमने बायोन्सी का कंडीशन चेक कर लिया। अब हम लोग इसको बायोन्सी को देखते हैं, फिर आर्किमेडिस प्रिंसिपल पर आएंगे। तो हम लोग देखने वाले हैं बायोन्सी। बायोन्सी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और बायोन्सी के बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। क्या डिस्कशन किया था, है क्या बायोन्सी, इसके लिए चेक करते हैं। व्हेन अ बॉडी इज होली और पार्शियली, होली और पार्शियली immersed in a fluid, immersed in a fluid, यानी किसी बॉडी को हम लोग क्या करें, चाहे उस बॉडी को कंप्लीटली इमर्स कर दे किसी फ्लूइड में या फिर उसका पार्शियली क्या कर दे किसी फ्लूइड में इमर्स करें। देन an upward force, then an upward force acts on the body, यानी जैसे ही हम लोग उस बॉडी को क्या करेंगे, इमर्स करेंगे, तो उस बॉडी के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगने लग जाएगा। इसी अपवर्ड फोर्स को हम लोग अपथ्रस्ट या बायोन्ट फोर्स बोलते हैं। देन एन अपवर्ड फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी एंड दिस अपवर्ड फोर्स is known as buoyant force, और अपथ्रस्ट। यानी इसी अपवर्ड फोर्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर बायोन्ट फोर्स या अपथ्रस्ट बोल रहे हैं। और इस कंप्लीट फेनोमेनन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बायोन्सी बोल रहे हैं। दिस फेनोमेनन कौन सा फेनोमेनन है, कौन सा फेनोमेनन, यानी द फोर्स exerted on body by fluid। इस फेनोमेनन को, यानी द फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉडी बाय फ्लूइड या द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय बॉडी बाय फ्लूइड, दिस फेनोमेनन इज नोन एज बायोन्सी। दिस फेनोमेनन इज नोन एज बायोन्सी। यानी हम लोगों ने यहाँ पर चेक किया कि बायोन्सी है क्या। हमने यहाँ पर कंडीशन लिया कि व्हेन अ बॉडी इज होली और पार्शियली इमर्स्ड इन ए फ्लूइड,
यानी किसी बॉडी को होली या पार्शियली क्या कर देंगे हम लोग किसी फ्लूइड में इमर्स करेंगे तो उस बॉडी के ऊपर क्या होगा, एक फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, जिस फोर्स को हम लोग अपथ्रस्ट या फिर बाउंड फोर्स बोल रहे हैं। यानी अपवर्ड डायरेक्शन में उस बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, ये जो अपवर्ड फोर्स इस बॉडी के ऊपर लग रहा है, इसी फोर्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, अपथ्रस्ट या फिर बाउंड फोर्स बोल रहे हैं, इधर बाउंड फोर्स और अपथ्रस्ट बोल रहे हैं। और इस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बायोंसी बोल रहे हैं। यानी ये फोर्स एक्सर्ट करने का जो फेनोमेनन है उस बॉडी के ऊपर, इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बायोंसी बोल रहे हैं। अब ये बॉडी कब कब फोर्स को एक्सर्ट करेगा, यानी बॉडी के ऊपर कब कब फोर्स लगेगा, चाहे वो बॉडी सिंक हो चाहे बॉडी फ्लोट करे, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, अपथ्रस्ट या बाउंड फोर्स उस बॉडी के ऊपर क्या होगा, अवेलेबल होगा। क्यों लगता है अपथ्रस्ट या बाउंड फोर्स, या किसकी वजह से लगेगा, तो एक तो इस बॉडी का खुद का वेट है और दूसरा इस बॉडी के ऊपर हम लोग फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, अपथ्रस्ट या बाउंड फोर्स क्या होगा, अवेलेबल होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने चेक किया कि अपथ्रस्ट और बाउंड फोर्स या बायोंसी फेनोमेनन क्या है। इसके बाद हम लोग आएंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल में हम लोग देखेंगे कि जिस अपथ्रस्ट या बाउंड फोर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, उस अपथ्रस्ट और बाउंड फोर्स के कैलकुलेशन पर भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करने वाले। तो अब आते हैं हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर। नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल में भी हम लोग इस बायोंसी का बहुत सारा केसेस जो है, यानी बायोंसी का कुछ कंसेप्ट हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल में भी लेके चलेंगे। तो देखते हैं हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है। नेक्स्ट हम लोग लेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल के स्टेटमेंट की, कि व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, यानी ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है क्या। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, यानी आर्किमिडीज के अकॉर्डिंग क्या है कि किसी भी बॉडी को अगर हम लोग लिक्विड में इमर्स करें, उसी तरह से हम लोग बायोंसी में बात कर रहे थे कि किसी भी लिक्विड को, किसी भी बॉडी को अगर हम लोग लिक्विड में इमर्स करें, चाहे फुली इमर्स करें, चाहे पार्टली इमर्स करें, चाहे पार्शियली इमर्स करें, तो क्या होगा कि उस बॉडी के ऊपर एक अपथ्रस्ट लगेगा या बाउंड फोर्स लगेगा। ये हम लोग बात कर चुके हैं बायोंसी में। यानी अगर किसी बॉडी को हम लोग लिक्विड में इमर्स करेंगे तो उस बॉडी के ऊपर क्या होगा, अपथ्रस्ट या बाउंड फोर्स लगेगा। तो जो अपथ्रस्ट या बाउंड फोर्स उस बॉडी के ऊपर लगेगा, वो अपथ्रस्ट या बाउंड फोर्स जो होगा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी के इक्वल होगा। यानी आर्किमिडीज ने क्या बताया कि अगर किसी बॉडी को हम लोग लिक्विड में इमर्स करेंगे तो उस बॉडी के ऊपर जो अपथ्रस्ट या बाउंड फोर्स लग रहा है, वो अपथ्रस्ट या बाउंड फोर्स जो होगा वो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी के इक्वल होगा। इसी फेनोमेनन को आगे चल के क्या बोला गया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोला गया। तो स्टेटमेंट चेक करते हैं हम लोग, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। स्टेटमेंट ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो हम लोग स्टेटमेंट ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल राइट कर रहे हैं। इसमें क्या है कि व्हेन ए बॉडी इज होली और पार्शियली, व्हेन ए बॉडी इज होली और पार्शियली when a body is wholly or partially immersed in a liquid, फ्लूइड भी यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, immersed in a liquid, then upthrust or buoyant force, acts on the body, क्लियर है। यानी किसी बॉडी को अगर हम लोग लिक्विड में इमर्स करेंगे, चाहे फुली इमर्स करें चाहे पार्शियली इमर्स करें, तो इस बॉडी के ऊपर क्या होगा, एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जिस फोर्स को हम लोग अपथ्रस्ट या बाउंड फोर्स बोल रहे हैं। तो देन अपथ्रस्ट और बाउंड फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी एंड दिस फोर्स is equal to, and this force is equal to weight of liquid displaced by the body, weight of liquid displaced by the body। क्लियर है। यानी हम लोगों ने यहाँ पर क्या बात किया कि जो भी वहां से लिक्विड, यानी बॉडी को जब हम लोग इमर्स कराएंगे, तो बॉडी को इमर्स कराएंगे तो उसके वॉल्यूम के बराबर लिक्विड क्या होगा, वहां से डिस्प्लेस होगा। तो जितना भी लिक्विड डिस्प्लेस होगा वो किसके इक्वल होगा, वो वेट ऑफ बॉडी
यानी जो ऑप्थ्रस्ट होगा उस ऑप्थ्रस्ट के इक्वल होगा, यानी ऑप्थ्रस्ट होगा वो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी के क्या होगा, यहाँ पर इक्वल होगा। तो ये फेनोमेनन को ही, इस फेनोमेनन को हमने क्या बोल दिया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब यहां से हम लोग एक कंडीशन लेंगे, सपोज कर लेते हैं कि लेट W be the weight of body, W be the weight of body, और ये वेट ऑफ बॉडी हम लोग रियल वेट की बात करेंगे। व्हाट इज W? W इज द रियल वेट। रियल वेट मींस वेट ऑफ बॉडी इन एयर ले लेंगे। रियल वेट हम लोग जो लेके चल रहे हैं यहाँ पर, ये वेट ऑफ बॉडी इन एयर बात कर रहे हैं हम लोग, लिक्विड में नहीं। लिक्विड में उस वेट ऑफ बॉडी क्या होगा, वेट ऑफ बॉडी चेंज होगा, क्योंकि ऑप्थ्रस्ट जितना लेगा उतने से उस बॉडी का वेट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तभी हम लोग W हमने क्या सपोज कर रखा, ये W हमने ले लिया वेट ऑफ बॉडी, दैट इज रियल वेट ऑफ बॉडी हम लोग बात कर रहे हैं। W डैश हम लोग ऑप्थ्रस्ट मान लेते हैं। W डैश be the upthrust acts on the body, acts on the body। सपोज के लिए हमने कि W डैश क्या है, अपथ्रस्ट लग रहा है उस बॉडी के ऊपर, और W क्या है, रियल वेट है, दैट इज एक्चुअल वेट ऑफ बॉडी, दैट इज वेट ऑफ बॉडी। तो W डैश और ये, अब यहाँ से कंडीशन हम लोग लेंगे। कंडीशन हम लोग क्या ले रहे हैं कि सपोज कर ले कि अगर W है अपने पास, यानी वेट ऑफ बॉडी अगर W डैश दैट इज अपथ्रस्ट से ज्यादा है, यानी इसमें केस 1 ले लेते हैं, केस 1, और इसमें हम लोग लेंगे कि केस W शुड बी ग्रेटर देन W डैश। तो हमने यहाँ पर क्या कंडीशन ले लिया कि अगर W जो है अपने पास W डैश से ज्यादा है, W डैश से ज्यादा, इसका मीनिंग है व्हाट इज W, वेट ऑफ बॉडी शुड बी ग्रेटर देन अपथ्रस्ट, यानी यहाँ पर W जो है दैट इज वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी शुड बी ग्रेटर देन अपथ्रस्ट। यानी वेट ऑफ बॉडी अगर अपथ्रस्ट से ज्यादा है तो इस केस में क्या होगा, बॉडी विल सिंक, बॉडी विल सिंक, यानी इस केस में बॉडी क्या हो जाएगा, सिंक कर जाएगा उस लिक्विड के इनसाइड में। तो हमने एक केस देखा यहाँ पर केस 1 में कि अगर वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ अपथ्रस्ट से, वेट ऑफ बॉडी अगर अपथ्रस्ट से ज्यादा है तो ये बॉडी क्या हो जाएगा, उस लिक्विड के इनसाइड में क्या हो जाएगा, सिंक कर जाएगा। सेकेंड कंडीशन हम लोग लेंगे केस 2, और केस 2 में हम लोग लेंगे कि अगर दोनों बराबर हो जाए, यानी इफ W इज इक्वल टू W डैश, अगर वेट ऑफ बॉडी के है, वेट ऑफ वेट ऑफ बॉडी अगर अपने पास के अपथ्रस्ट के बराबर हो जाए तो इस केस में क्या होगा, द बॉडी विल फ्लोट आइदर फुली और पार्शियल, यानी इस केस में क्या होगा कि किसी भी तरह का कंडीशन हो सकता है फ्लोटेशन का, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। इसमें क्या होगा कि कुछ पार्ट उस बॉडी का इनसाइड में होगा या पूरा पार्ट इनसाइड में होकर फ्लोट करे, कुछ इस तरह का कंडीशन हम लोग लेके चल रहे हैं। यानी इस केस में हम लोग लेके चल रहे हैं जब अपथ्रस्ट क्या है, वेट ऑफ बॉडी के इक्वल हो जाए तो बॉडी क्या करेगा, फ्लोट करेगा। कुछ कंडीशन हो सकता है कि उस बॉडी का कुछ पार्ट लिक्विड के ऊपर रहे या कुछ पार्ट लिक्विड के अंदर है या फिर पूरा ही पार्ट लिक्विड के अंदर है, कुछ इस तरह का कंडीशन बनेगा। तो ये कंडीशन हमने बना लिया। अब यहाँ से एक कंडीशन हम लोग और आगे लेके चलते हैं और उसमें देखते हैं उस कंडीशन में हम लोग क्या लेंगे और किस तरह से कैलकुलेशन होगा अपना इसके ऊपर बेस, उस पर थोड़ा सा हम लोग आइडिया देंगे। अब हम लोग यहाँ पे कंडीशन लेते हैं। कंडीशन में हम लोग क्या लेंगे कि सपोज कर लेट V be the volume of body, V be the volume of body, D be the density of body, D be the density of body, यानी बॉडी के वॉल्यूम को हमने V सपोज कर लिया और बॉडी के डेंसिटी को D सपोज कर लिया। क्लियर है? इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे ऑल्सो, अब हम लोग यहां से कर लेते हैं कि V डैश be the volume of liquid displaced, V dash be the volume of liquid displaced and rho be the density of liquid, rho be the density of liquid। यानी हमने यहां से कंडीशन क्या ले लिया कि अगर हमने V जो है, V को वॉल्यूम ऑफ बॉडी ले लिया और D को डेंसिटी ऑफ बॉडी ले लिया, V डैश को वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड की जो हम लोग बात करें उसको V डैश हमने सपोज कर लिया और
रो को हमने क्या कर लिया, डेंसिटी ऑफ लिक्विड ले लिया। अगर ये बॉडी जो है ये पार्शियल फ्लोट कर रहा है, सपोज कर ले कि अगर ये बॉडी पार्शियल फ्लोट कर रहा है तो यहाँ पर वेट ऑफ बॉडी क्या होगा, अपथ्रस्ट के इक्वल होगा। यानी इफ द बॉडी विल फ्लोट देन, अगर ये बॉडी फ्लोट कर रहा है तो उस केस में क्या होगा कि W जो होगा वो W डैश के इक्वल होगा। And what is W? W is the weight of body. And what is weight of body in terms of volume density and acceleration due to gravity? W is VdG. वेट ऑफ बॉडी यानी ये फोर्स है, वॉल्यूम, डेंसिटी और यहाँ पर G यानी वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी क्या हो जाएगा, ये मास हो जाएगा। एंड व्हाट इज वेट? वेट इज मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी इज मास, दैट इज mg। तो VdG आ गया इस केस में इसका वेट। और अपथ्रस्ट अगर हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से अपथ्रस्ट यानी W डैश कितना आ जाएगा, तो W डैश इसी तरह से V डैश और रो और G आ जाएगा। तो यहाँ से W डैश हम लोग निकाल सकते हैं जो कि V डैश रो और G के इक्वल हो जाएगा। तो दोनों को यहाँ से अगर इक्वेट करें यानी W डैश के बराबर है तो VdG किसके इक्वल होगा, ये V डैश रो G के इक्वल होगा। G से G कैंसिल, तो G से G कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से VD किसके इक्वल हो जाएगा, ये V डैश रो के इक्वल हो जाएगा। हमने G से G को यहाँ से कैंसिल कर दिया, तो G से G को कैंसिल करते ये कंडीशन आ गया। अब यहाँ से क्या ले लेंगे, यहाँ से D डिवाइडेड बाई रो इक्वल टू V डैश डिवाइडेड बाई V। तो D डिवाइडेड बाई रो इक्वल टू V डैश डिवाइडेड बाई V। एक हमने यहाँ पे इक्वेशन बना लिया कि D डिवाइडेड बाई रो। व्हाट इज D? D को हमने क्या सपोज कर रखा था, D है डेंसिटी ऑफ बॉडी और यहाँ पर रो क्या है, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। V डैश क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड लिक्विड है। यानी V डैश तो वॉल्यूम हमने डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ले रखा है, तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम कितना होगा, जितना बॉडी उस लिक्विड के इनसाइड में होगा उतना ही तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम होगा। यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पर D क्या था अपने पास, वेट D ये डेंसिटी ऑफ बॉडी है, D इज डेंसिटी ऑफ बॉडी। एंड व्हाट इज रो, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। V डैश क्या है, V डैश इज वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड लिक्विड। इसको हमें ध्यान रखना है कि जो बॉडी जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है वो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड लिक्विड के इक्वल होगा। क्योंकि जितना बॉडी उस लिक्विड के अंदर इमर्स होगा उतना ही तो वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा। तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, उस बॉडी का कितना वॉल्यूम उस लिक्विड के इनसाइड में है उसी का हम लोग बात करें V डैश में। और V क्या है, व्हाट इज V? V इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी, टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये अपना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इस पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स अपने पूछे जाएंगे, तो इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा। और रिजल्ट ये कैसे निकाला हमने ये भी क्लियर है। तो यहाँ से हमने एक कैलकुलेशन कर लिया। अब हम लोग एक कैलकुलेशन और आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर जो कैलकुलेशन बेस्ड है उस कैलकुलेशन पर आएंगे, क्योंकि हमने एक स्टेटमेंट यूज किया था आर्किमिडीज प्रिंसिपल में। और वो स्टेटमेंट क्या था कि जो अपथ्रस्ट है वो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी के इक्वल होगा। तो उसको भी हम लोग प्रूफ करने वाले कि किस तरह से इक्वल होगा, या फिर अपथ्रस्ट का कंडीशन क्या बनेगा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अपथ्रस्ट, उस पर हम लोग बात करने वाले। ये तो क्लियर हो गया अपना, इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब हम लोग आएंगे उस कंडीशन को चेक करते हैं। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर किया था कि हमें क्या करना है, सपोज कर हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि जो अपथ्रस्ट है, अपथ्रस्ट ये इक्वल है। अपथ्रस्ट को हमें प्रूफ करना है कि अपथ्रस्ट किसके इक्वल है, ये वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी के इक्वल है। व्हाट इज अपथ्रस्ट? अपथ्रस्ट इज वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी के इक्वल है अपथ्रस्ट। इसे हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम हम लोग ऑलरेडी पहले भी बना चुके हैं, तो इसी डायग्राम पर फोकस करते हुए हम लोग अपना कैलकुलेशन करेंगे। ये डायग्राम मैं बनाता हूं। ये सपोज कर ले कि इस लिक्विड का फ्री सरफेस है, ये इस लिक्विड का फ्री, इसके इनसाइड में ये लिक्विड है
ये लिक्विड है। इस लिक्विड के इनसाइड में हमें क्या करना है, एक बॉडी लेना है। तो सपोज कर ले हमने इस लिक्विड के इनसाइड में कोई बॉडी ले लिया, इस तरह का हमने इस तरह का कोई बॉडी ले लिया, इस तरह का हमने बॉडी ले लिया। इस बॉडी का टॉप का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए और बॉटम का क्रॉस सेक्शनल एरिया सपोज कर लेते हैं कि इस बॉडी का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है टॉप और बॉटम का वो ए है, और फ्री सरफेस से जो टॉप सरफेस का हाइट है उसको h1 ले लेते हैं, और फ्री सरफेस से जो बॉटम सरफेस का हाइट है उसको h2 ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो बॉडी का हाइट होगा, व्हाट इज द हाइट ऑफ बॉडी, तो हाइट ऑफ बॉडी इज h2 माइनस h1, और इसको h सपोज कर लेते हैं एंड h इज h2 माइनस h1। ये हमने ले लिया। तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया कि किसी लिक्विड के इनसाइड में हमने इस बॉडी को कंप्लीटली इमर्स करा रखा है यहाँ पर, और टॉप सरफेस से यानी लिक्विड के फ्री सरफेस से जो बॉडी का टॉप सरफेस है वो h1 हाइट पर है, और इसका जो बॉटम सरफेस है वो h2 हाइट पर है। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन h1 एंड h2, दैट इज इक्वल टू h हमने सपोज कर रखा है। ये डिफरेंस बिटवीन h1 एंड h2 अपने इक्वल टू h है, इक्वल टू h हमने ले रखा है, और ये h क्या होगा, हाइट ऑफ बॉडी के इक्वल हो जाएगा। एक चीज और यहाँ पर कि हाइट मल्टीप्लाइड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया बॉडी का हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बॉडी हो जाएगा। यहाँ से हम लोग वॉल्यूम ऑफ बॉडी भी लिख सकते हैं यहाँ से कि व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ बॉडी, तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा एरिया मल्टीप्लाइड बाई हाइट ऑफ बॉडी। तो एरिया मल्टीप्लाइड बाई हाइट ऑफ बॉडी हम लोग ले सकते हैं, या फिर एरिया मल्टीप्लाइड बाई हाइट ऑफ बॉडी कितना है, h2 माइनस h1 है, तो h2 माइनस h1 भी ले सकते हैं। एक हम लोग और यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं कि जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है उसको रो ले रहे हैं, अभी भी हमने लिया था, और डेंसिटी ऑफ बॉडी को हम लोग क्या करेंगे, बी मान के चलेंगे, सॉरी डी मान के चलेंगे, अभी हमने लिया था। तो डेंसिटी ऑफ बॉडी को डी ले लेते हैं और डेंसिटी ऑफ लिक्विड को रो ले लेंगे, क्योंकि आगे अगर यूज आएगा तो हमें ये यूज करना है। तो हमने पहले भी डी ही लिया था डेंसिटी ऑफ बॉडी को, और रो लिया था हमने डेंसिटी ऑफ लिक्विड को। तो हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे क्या कि लेट क्या करना है, हो ही जाएगा, इसमें F1 मान लेते हैं। F1 क्या है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन टॉप सरफेस ऑफ बॉडी। F1 मान लिया हमने, फोर्स एक्सर्टेड ऑन टॉप सरफेस ऑफ बॉडी, यानी बॉडी के अपर सरफेस पर जो फोर्स लग रहा है वो F1 सपोज कर लिया हमने। अब बॉटम सरफेस पर जो बॉडी का होगा फोर्स वो F2 मान लेते हैं। तो F2 हमने सपोज कर लिया, फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉटम सरफेस ऑफ बॉडी, यानी बॉटम सरफेस पर जो फोर्स लगेगा उसको F2 मान लिया हमने। तो व्हाट विल बी द नेट फोर्स, नेट फोर्स क्या होगा इस बॉडी के ऊपर, तो नेट फोर्स क्या होगा कि डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स, क्योंकि अपथ्रस्ट बायोन फोर्स से अपथ्रस्ट जो है यहाँ पर जो बायोन फोर्स है वो F2 क्या है, F1 से ज्यादा है। तो अगर F2 F1 से ज्यादा है तो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन दी बॉडी, नेट फोर्स एक्ट्स ऑन बॉडी इक्वल टू F2 माइनस F1, और ये किस डायरेक्शन में लगेगा, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगा, नेट फोर्स। अभी हमने सपोज कर लिया कि अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अभी नेट फोर्स जो अपने पास है F2 माइनस F1, F2 माइनस F1 जो नेट फोर्स है इक्वल टू, अब फोर्स क्या है, हमने देखा था कि प्रेशर क्या है, प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया। प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। तो व्हाट इज फोर्स, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, तो फोर्स इज प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अब टॉप सरफेस पर जो प्रेशर लग रहा है उसको P1 मान लेते हैं और मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। तो इस तरह से, यानी हमें तो क्या करना है, पहले बॉटम सरफेस का लेना है, तो P2 बॉटम सरफेस पर लग रहा है प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस टॉप सरफेस पर P1 मल्टीप्लाइड बाय ए। अब जो टॉप सरफेस पर जो प्रेशर लग रहा है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, H रो जी, हमने पहले कैलकुलेट किया हुआ है। हाइट ऑफ बॉडी यानी हाइट जो है उसके सरफेस से, जो फ्री सरफेस से जो डेप्थ है उस सरफेस का, तो उससे हमें हाइट लेना है मल्टीप्लाइड बाय H रो जी, रो दैट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर टॉप सरफेस पर जो प्रेशर लगेगा उस प्रेशर को लिख रहे हैं। व्हाट इज, पहले बॉटम सरफेस वाले को लिख लेते हैं। तो बॉटम सरफेस का हाइट कितना है, H2 है, तो H2 मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो P2 लिखते हैं पहले। तो P2 इज H2 रो जी, ये हो गया P2 मल्टीप्लाइड बाय एरिया। सिमिलरली P1 यानी टॉप सरफेस पर, तो टॉप सरफेस का हाइट कितना है, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से H1 है, तो ये आ जाएगा H1 रो जी इनटू एरिया। अब यहां से इसको थोड़ा सा और एक
सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको फर्दर अगर सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से कितना जाएगा, रो जी ए तो कॉमन है, तो यहाँ से H2 माइनस H1 रो जी ए, बट इज H2 माइनस H1, H2 माइनस H1 किसके इक्वल है, H के इक्वल है, हाइट ऑफ बॉडी के इक्वल है, ये तो हो गया H हाइट ऑफ बॉडी, और ये हो गया एरिया, और ये हो गया रो जी। अब हाइट ऑफ बॉडी मल्टीप्लाइड बाय एरिया, हाइट ऑफ बॉडी मल्टीप्लाइड बाय एरिया कितना है, ये वॉल्यूम ऑफ बॉडी है, तो ये वॉल्यूम ऑफ बॉडी कर देते हैं, V रो जी। तो F नेट फोर्स कितना आ गया, नेट फोर्स दैट इज F2 माइनस F1 कितना आ गया, V रो जी। तो F2 माइनस F1 हम लोग निकाल चुके हैं, ये F2 माइनस F1 कितना है अपने पास, ये V रो जी है। अब एक चीज यहाँ पर V जो आया है, ये V क्या है, ये V है अपने पास वॉल्यूम ऑफ बॉडी, तो वॉल्यूम यहाँ पर बॉडी का पूरा ही वॉल्यूम इनसाइड में है, तो इसलिए यहाँ पर कंप्लीट वॉल्यूम आ रहा है। अगर यहाँ पर कुछ पार्ट बॉडी का इनसाइड में होता तो सिर्फ वही पार्ट आता, इसका मीनिंग है व्हाट इज V, दिस V इज वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड लिक्विड, दिस V इज वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड लिक्विड। ये जो V है ये क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड लिक्विड है, मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। तो अभी जो हमने इक्वेशन बनाया है, यानी नेट फोर्स का जो हमने इक्वेशन बनाया है यहाँ पर, नेट फोर्स का यानी उस बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है उसका इक्वेशन हमने बनाया है, वो इक्वेशन है V मल्टीप्लाइड बाई रो मल्टीप्लाइड बाई जी। ये V कौन सा, V इन, दैट इज वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड लिक्विड, ये रो ए क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाई जी। तो वेयर V इन दैट इज वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड लिक्विड, volume of body inside liquid, volume of body inside liquid, rho L that is density of liquid, density of liquid, and G that is acceleration due to gravity, acceleration due to gravity। अब हमें जो सॉल्व करना था हम लोग उस पर फोकस करते हैं। हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट था कि जो ऑपथ्रस्ट है वो ऑपथ्रस्ट किसके इक्वल होना चाहिए, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड के इक्वल होना चाहिए। तो ऑपथ्रस्ट अगर वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड के इक्वल होना चाहिए, तो इसका मीनिंग क्या है कि क्या ये वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है, इसे अगर हम लोग ऑपथ्रस्ट मान लेते हैं तो ये वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है क्या, तो ये वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है या नहीं है, इसको चेक कर लेते। तो इन वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड कितना होगा, कितना वेट लिक्विड का वेट डिस्प्लेस होगा, जितना वो बॉडी क्या करेगा, वॉल्यूम को टेक करेगा उस लिक्विड में। तो यहाँ पर बॉडी ने कितना वॉल्यूम टेक किया लिक्विड के अंदर, कंप्लीट अपने वॉल्यूम के बराबर, क्योंकि कंप्लीटली इमर्स्ड है यहाँ पर बॉडी, तो कंप्लीट अपने वॉल्यूम के बराबर इसने क्या किया, वॉल्यूम टेक किया है। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस में, और नॉर्मली वेट का फॉर्मूला हमने क्या बनाया था, V रो जी, क्योंकि V और रो m के इक्वल होता है और G मल्टीप्लाई करते हैं, mg हो जाएगा तो वो वेट हो जाएगा। तो वॉल्यूम तो आ गया, यानी वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड लिक्विड हमने ले लिया, तो उतना ही लेना है, और मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यानी वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड लिक्विड जो है वो वेट ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ बॉडी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के इक्वल, यानी वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड लिक्विड जितना है उतना ही लिक्विड क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड लिक्विड यहाँ पर कितना है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के इक्वल है, और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस मल्टीप्लाई बाय अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस आ जाएगा, और मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस मल्टीप्लाई बाय जी करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस आ जाएगा। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस अपने यहाँ पर किसके इक्वल आ गया, ये बाउंड फोर्स के इक्वल आ गया। तो बाउंड फोर्स के इक्वल हम लोग कर चुके हैं। एक रिलेशन हम मैं और बता देता हूँ यहाँ पर कि उसमें क्या कंडीशन हमें लेना है, अगर वहां से प्रॉब्लम होंगे तो उसमें क्या लेके चलना है। यानी बाउंड फोर्स भी जब हमें कैलकुलेट करना होगा तो हमें क्या करना होगा, बाउंड फोर्स में भी हमें यही फॉर्मूला लेना होगा कि वेट ऑफ ये वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड और मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक मैं और जो कंडीशन बताता हूँ उस कंडीशन पर हम लोग आते हैं, और वो कंडीशन क्या है कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कोई बॉडी है, अगर ये हमने बॉडी ले लिया तो इस बॉडी का हम लोग क्या करेंगे, अगर इस बॉडी का डेंसिटी D है, क्लियर है, और बॉडी का वॉल्यूम V है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये ले लेते हैं, तो इस बॉडी का वेट क्या होगा, ये VdG आ जाएगा, क्लियर है।
तो ये बॉडी का जो वेट है ये किसमें है, इस बॉडी का रियल वेट हम लोग ले रहे हैं, इस बॉडी का ये रियल वेट है, रियल वेट ऑफ बॉडी है। ये जो W हमने लिया ये रियल वेट ऑफ बॉडी है, क्योंकि इसमें हमने क्या कर रखा है, इस बॉडी का वेट हम लोग एयर में मेजर करने सपोज कर। अब इसी बॉडी का वेट हम लोग अगर लिक्विड में मेजर करें, यानी एपरेंट वेट की बात कर रहे हैं, एपरेंट वेट की बात कर रहे हैं, तो इस एपरेंट वेट को हम लोग क्या कर ले, अगर W डैश मान ले या एपरेंट वेट को A मान ले, एपरेंट वेट को सॉरी ए तो एरिया ले लेते हैं, एपरेंट वेट को और कुछ मान लेते हैं, सपोज कर ले एपरेंट वेट को F डैश मान लेते हैं, ये अगर हमने एपरेंट वेट लिया, तो एपरेंट वेट एक्चुअल में होगा क्या कि एपरेंट वेट उस बॉडी का क्या होगा कि एक तो उसका वेट जितना लग रहा है और जितना अपवर्ड फोर्स लग रहा है, तो वेट में से अपवर्ड फोर्स को माइनस कर दें, जितना होगा उस बॉडी का एपरेंट वेट होगा। एंड व्हाट इज एपरेंट वेट, दैट इज वेट ऑफ बॉडी इनसाइड लिक्विड। तो एपरेंट वेट की हम लोग बात करें तो व्हाट इज एपरेंट वेट, दैट इज वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी इनसाइड लिक्विड, इनसाइड लिक्विड, ये एपरेंट वेट की हम लोग बात करें। तो अगर अपना एफ डैश एपरेंट वेट है उस बॉडी का, तो एपरेंट वेट है तो क्या होगा, रियल वेट, रियल वेट और माइनस क्या हो जाएगा, अपथ्रस्ट, रियल वेट माइनस अपथ्रस्ट, इसको एपरेंट वेट ही लिख देते हैं, एपरेंट वेट। तो व्हाट इज एपरेंट वेट ऑफ बॉडी, रियल वेट माइनस अपथ्रस्ट ऑफ द बॉडी। अब एपरेंट वेट बॉडी का कैसे कैलकुलेट करना है, हमें इस पे फोकस करते हैं। तो एपरेंट वेट बॉडी का कैलकुलेट करने के लिए रियल वेट का फॉर्मूला हम लोग बना चुके हैं, क्या है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ बॉडी मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड व्हाट इज अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट का भी कंडीशन बना चुके हैं, V in मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय Z। तो ये कंडीशन हम लोग बना चुके हैं और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी बॉडी का एपरेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी V क्या है, कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ बॉडी है, D क्या है, डेंसिटी ऑफ बॉडी है, और G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दूसरी तरफ व्हाट इज V in, V in इज वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड लिक्विड। एंड व्हाट इज rho L is density of liquid multiplied by acceleration due to gravity। इन टर्म्स को समझना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि ये टर्म्स जब तक हम लोग नहीं समझेंगे तब तक हमारे फ्लोटेशन के प्रॉब्लम्स क्या होंगे, इजी गोइंग सॉल्व नहीं होंगे। तो इन टर्म्स को समझना हमारे लिए नेसेसरी है कि ये जो V हम लोग लिख रहे हैं, D लिख रहे हैं, G लिख रहे हैं, क्योंकि जो V in मैंने लिखा है, जो ये V in लिखा है, ये V in V के इक्वल हो जाएगा। यानी आप लोग V लिख सकते हैं कब, जब वो कंप्लीट बॉडी उस लिक्विड के अंदर चला जाए। तो कंप्लीट बॉडी अगर इस लिक्विड के अंदर होगा तो यहाँ से V ले सकते हैं और V और G को कॉमन ले लेंगे, फिर D माइनस रो कर देंगे। तो वो एक कंडीशन है, लेकिन हम लोग ऐसा ही कंडीशन लेके चलेंगे, वो तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या कंप्लीट बॉडी जो है वो लिक्विड के इनसाइड में है या नहीं है, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आज हम लोग इतना ही देखते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे।